हेलो स्टूडेंट, कैसे आप। विलियन चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। ऑलरेडी आप लोगों के पास विलियन चैप्टर से संबंधित जो आपकी 12th क्लास की केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है, उसमें हम लोग 3 मॉड्यूल 3 क्लासेस ले चुके हैं। ठीक है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठा करें, क्योंकि अब हम लोग न्यूमेरिकल साइड भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। आज हम बात करेंगे मॉड्यूल 4 की, उसी सॉल्यूशन चैप्टर में मॉड्यूल नंबर 4 की बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले टर्न पर कहां छोड़ा था, वहीं से मैं थोड़ी सी बात को शुरुआत करूं बेटा। तो एक बार दोबारा, चूंकि आज भी मैं आपको मोलरता से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, और उन न्यूमेरिकलों में मैंने जैसा आपको बताया बेटा, न्यूमेरिकल करने से पहले हम लोगों को उससे संबंधित सूत्रों को याद होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो आज भी हम लोग मोलरता पर आधारित न्यूमेरिकल ही करेंगे। राइट, दोबारा फिर अपने माइंड को क्रिएट करें। तो मोलरता यानी M इक्वल टू, राइट, विलेय का भार बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, गुणा 1000 बटे विलयन का आयतन लीटर वाला। ठीक है, अब देखिएगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, अगर बेटा मैंने ये यहां से हटा दिया तो मैं क्या लिख सकता हूं कि सर आप N भी लिख सकते हो, मोलों की संख्या लिख सकते हो। ठीक है, और अगर मैंने विलयन का आयतन, सॉरी ये लीटर नहीं लिखना, यहाँ ml लिखना। ओके बेटा, ml। और अगर मैं यहां से ml हटा दूं और लीटर लिखूं तो आप कहोगे सर ऊपर से 1000 हटा देंगे आप। इसका मतलब क्या निकला, ऊपर भी विलय के मोलों की, ऊपर विलय के मोलों की संख्या आ गई, नीचे विलयन का आयतन लीटर में आ गया। इज दैट क्लियर? चलिए, और कौन कौन से सवाल मैंने सूत्र बताए थे। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि सांद्रता ग्राम प्रति लीटर अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मोलरता में मोलर द्रव्यमान का गुणा कर दूंगा। या मुझे मोलरता निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बटे, ठीक है, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर भागित मोलर द्रव्यमान का। ठीक है, तो यहां तक अपने कुछ सवाल मैंने आप लोगों को कराए थे। थोड़ा सा एक सवाल, एक दो सवाल से मैं आपको और परिचित कराता हूं। ठीक है ना, आपके पास ऑलरेडी वो नोट्स आएंगे, सवाल देखिएगा बेटा। ठीक है ना, मैंने कहा 11 ग्राम, सवाल देखिएगा, 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल बेटा, ऑक्सैलिक अम्ल हिंदी में लिख दिया। चलिए, मैंने 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल विलयन के 500 ml आयतन में घुला हुआ है। ठीक है, और विलयन का जो घनत्व है बेटा, विलयन का घनत्व, लिसन केयरफुली। वैसे केयरफुली का मतलब यहां यही है कि आपके पास नोट्स में आपको पिछले मॉड्यूल में लिखा हुआ मिलेगा, या इसमें मिल गया होगा। 1.1 घनत्व कितना है उस विलयन का, 1.1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है ना, घनत्व का मात्रक होता है ना, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान का मात्रक हो गया सीधी पद्धति में ग्राम, और आयतन का मात्रक हो गया घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको निकालना क्या क्या है, आपको निकालना है नंबर 1 भार प्रतिशतता निकालनी है। तो आपको द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है ना, भार प्रतिशतता कहना या द्रव्यमान प्रतिशतता कहना एक ही बात है। दूसरा आपको निकालना है बेटा मोलरता, क्या निकालनी है बेटा, मोलरता निकालनी है। और तीसरा, ध्यान से सुनिएगा, तीसरा मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, तीसरा मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, लिसन, आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपको अब इसमें मैंने पूछने की बात कही है। ये एक बना हुआ विलयन है, दोबारा फिर समझिएगा, ये मैंने एक डायग्राम बनाया, डायग्राम के माध्यम से समझा दूं मैं आपको। ठीक है, इसके अंदर मैंने विलयन को बनाने में मैंने 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल, अब देखिए ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH, लेकिन ये क्रिस्टली ऑक्सैलिक अम्ल होने के कारण, चलिए मैं यहां क्रिस्टली शब्द को और जोड़ देता हूं बेटा, ताकि आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे। क्रिस्टली है, ठीक है, क्रिस्टली ऑक्सैलिक अम्ल। दरअसल वो क्रिस्टल के फॉर्म में जब होता है, सॉलिड फॉर्म में जब होता है, जल के 2 अणु उसके साथ जुड़े रहते हैं, तो ये ऑक्सैलिक अम्ल। देखिए बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलूंगा, फिर भी परेशान मत होना, इस जगह उसकी आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैं बोल रहा हूं। दरअसल कार्बोक्सिलिक समूह किसको कहते हैं हम लोग, वैलेंसी फ्री COOH, ये वाला क्रियात्मक समूह जिन कार्बनिक यौगिकों में होता है उन्हें बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे एसिटिक अम्ल बेटा, फॉर्मिक अम्ल, वैसे ही ये ऑक्सैलिक अम्ल है। अब कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या अगर किसी में 1 है, जैसे ये लिखा गया CH3COOH,
एसिटिक अम्ल में COOH समूह एक है बेटा, ठीक है, तो इसे मैं बोलूंगा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण जो कि एसिटिक अम्ल है। इज दैट क्लियर? चलिए, अगर मैंने ये कहा बेटा, जैसे ये ऑलरेडी आपके पास COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, अब देखिए इसमें कार्बोक्सिलिक समूह कितने हो गए? तो ये डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है, किसका? डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक है। डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल में एक उदाहरण है, शुरुआती उदाहरण है जिसका नाम है ऑक्सैलिक अम्ल। इसी तरह से मैलोनिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल, ग्लूटेरिक अम्ल, ठीक है, एडिपिक अम्ल, बहुत है। खैर, मैं आपको यहां फिर दोबारा उन सारी चीजों को हटाकर अपनी पुनः उसी स्थिति पर आता हूं। तो 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल को मैंने तराजू पर तौलकर उसको एक पात्र में पटक दिया, पानी वानी मिलाता रहा। जब वो पूरी तरह से समांगी मिश्रण बन गया, मैंने उसे मापक फ्लास्क पर मापा और कितना बेटा? वो 500 ml। इसका आयतन कितना बेटा? पूरे विलयन का आयतन कितना बताइए? 500 ml है, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन को मैं बाद में आपको यहां लिखाऊंगा, आपके पास ऑलरेडी लिखा है, पहले मैं आपको इन दो चीजों से परिचित करा दूं, ठीक है। अब देखिए, पहली बात, W/W परसेंटेज यानी द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र आपको पिछले वीडियो में मिला था। द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब क्या होता है बेटा? विलयन के 100 ग्राम में, क्योंकि द्रव्यमान यानी भार प्रतिशतता मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, विलयन के 100 ग्राम में, अब देखो कितना फर्क हो गया। विलयन का आयतन हमें दे रहा है, द्रव्यमान तो दे नहीं रहा, पर हमें या तो द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगी, चलिए निकालेंगे वो भी हम। तो विलयन के 100 ग्राम में घुली हुई विलेय कौन है? ऑक्सैलिक अम्ल, क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल की घुली हुई मात्रा को, हाँ ये तो मालूम है हमें, 11 ग्राम दिया गया। तो सूत्र याद करिए अपन, तो सूत्र ये था बेटा, WB बटे, लिसन केयरफुली, WS अगर मैं ग्रामों में यहां लिखता हूं, गुणा कर दूंगा 100 का, था कि नहीं फॉर्मूला? द्रव्यमान प्रतिशतता का फॉर्मूला था विलेय का भार बटे विलयन का भार, ग्रामों में होना चाहिए, ये भी ग्रामों में, सीजीएस पद्धति अपनाएंगे और परसेंटेज की वजह से 100 का गुणा। तो एक तो आपको ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए कि सर विलेय का भार ये ऑलरेडी दिया गया बेटा। WB अगर मैं ये कहूं, WB बेटा ये दिया गया, मैं यहां लिख दे सकता हूं बेटा, आपके पास तो ऑलमोस्ट है ही। तो WB कितना हो गया बेटा? 11 ग्राम हो गया, ठीक है, 11 ग्राम, ठीक है, मैं 11 ही लिख देता हूं, आप ग्राम भी लिख दोगे। अब देखिए, अगर आप यहाँ ग्राम लिखोगे तो यहां भी ग्राम होगा कि नहीं? वो एक दूसरे से क्रॉस हो जाएगा, कोई मात्रक नहीं आएगा, परसेंटेज का कोई मात्रक नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे 2%, 5%, तो पीछे केवल W/W लिखा हो सकता है, मात्रक कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऊपर भी वही मात्रक है, नीचे भी वही मात्रक है, राइट बटे। अब क्या आपको विलयन का भार मालूम है? तो आपका जवाब होगा कि सर हमको तो केवल ये मालूम है कि कितना घोला गया था ऑक्सैलिक अम्ल, 11 ग्राम, कितना आयतन है ये मालूम है, घनत्व कितना है, इस विलयन का जो घनत्व है जिसे मैं यहां लिखता हूं DS बराबर, घनत्व दिया गया है 1.1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। मैं आपसे बार बार क्या कहता हूं, भले आपके पास आपके पास करा हुआ नोट्स में है, लेकिन आप अपनी कॉपी पर, कान में तो लीड लगी होनी चाहिए, आंख स्क्रीन पर होनी चाहिए, हाथ में पेन होना चाहिए, ठीक है, कॉपी के अंदर देखिए बेटा, नोट करिए उस चीज को, खुद प्रयास करिए, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। आप सोचो कि मैं वीडियो देख लूं, मेरे पास नोट्स आएंगे, मैं बाद में पढ़ दूं, बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। ऑन स्पॉट पर स्टडी उसी तरह से करनी है आपको, ठीक है। तो ये विलयन का घनत्व हमें दिया गया, देखिए विलयन का आयतन मालूम है, विलयन का घनत्व मालूम है, लेकिन हमें तो विलयन का भार लगाना है ना बेटा, जो हमें मालूम नहीं है, तो ये कैसे निकाला जाएगा? तो आप ये जानते हो घनत्व बराबर क्या होता है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। घनत्व बराबर होता है जिसका घनत्व निकालने जा रहे हैं उसका द्रव्यमान बटे उसी का आयतन। इज दैट क्लियर? उसी का द्रव्यमान बटे उसी का आयतन होता है कि नहीं, द्रव्यमान बटे आयतन। अब उसी का किसका? विलयन का। तो विलयन का घनत्व बराबर हो गया विलयन का भार बटे विलयन का आयतन। इज दैट क्लियर? हमको विलयन का भार निकालना है, तो WS बराबर क्या हो जाएगा बेटा? DS गुणा VS, घनत्व गुणा आयतन। घनत्व में अगर मैं आयतन का गुणा कर दूंगा, घनत्व में आयतन का गुणा कर दूंगा तो 1.1, ठीक है, ओके। मैं थोड़ा सा इधर लिए चलता हूं आपको, ठीक। चलिए यहां ये दिया गया वगैरह जो लिखते हैं ना, वो यहां की कहानी हो गई, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि सर आपने हमें विलयन का हमें भार निकालना है, जो कैसे निकलेगा? विलयन के घनत्व में विलयन के आयतन का गुणा करके। इज दैट क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा इधर खिसका दूं बेटा मैं इसको, ओके। 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल था, वो तो मालूम है आपको।
11 ग्राम ऑक्जेलिकम, ठीक है, जिसका ऑलरेडी सूत्र क्या लिखा था मैंने, COOH सिंगल बॉन्ड COOH डॉट 2H2O, ओके 2H2O, ओके। और क्या लिख दिया था, हाँ के सर यहाँ घनत्व तो लिखा था आपने, घनत्व तो कितना विलयन का 1.1 ग्राम प्रति ये वाला लिखा है घन सेंटीमीटर, इज दैट क्लियर, ओके। नाउ डेंसिटी कितनी होगी, 1.1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब देखिए मात्रक को लिखकर मैंने दिखाया ताकि मैं समझा पाऊं कि हमें विलयन का भार, बताइए विलयन का भार मात्रक क्या आना चाहिए, सिर्फ ग्राम आना चाहिए। इसका मतलब तभी हो पाएगा जब हम लोग घनत्व का मात्रक सीजीएस पद्धति में लिखें। आयतन 500, अब आपको मैंने पहले क्या बता चुका हूं, मिलीलीटर कहना या घन सेंटीमीटर कहना बेटा एक ही बात है, मिलीलीटर कहना या घन सेंटीमीटर कहना बेटा एक ही बात है, इज दैट क्लियर, ओके। अब देखिए ये प्रति घन सेंटीमीटर लिखा है, ये ऊपर लिखा कट जाएगा, यस घन सेंटीमीटर से घन सेंटीमीटर ये कट जाएगा, 500 गुणा 1 तो 1.1 गुणा 500 मात्रक पीछे आएगा ग्राम। ये क्या आ गया, विलयन का द्रव्यमान यानी भार आ गया, जिसको अपन को यहां लगाना पड़ेगा 1.1 गुणा 500, ठीक। मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ सामान काट सकता हूं, अपन इतना टाइम कहां से दें अपन, ठीक है। तो 11 बटे केयरफुली 11 बटे 5 का 1.1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5.5, ठीक है। कितना परसेंटेज बन जाएगा, जिसे आप सॉल्व करिए सॉल्व करिए सॉल्व करिए, इज दैट क्लियर, 11 बटे 5.5% आ गया। ये तो हो गई द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है। दूसरी चीज पूछी गई मोलरता, और जैसा मैं आपको बार बार बताता हूं, जिस चीज को आप निकालने जा रहे हैं ना बेटा, मोलरता निकालनी है, तो मोलरता निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, दिख रहा है कि नहीं पीछे बोर्ड पर, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। मोलरता निकालने के लिए सूत्र को देखिए, मोलरता बराबर WB बटे MB गुणा 1000 बटे विलयन का आयतन ml में। सेकंड पॉइंट मोलरता, लिसन केयरफुली, सुनिएगा ध्यानपूर्वक, मोलरता कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला WB बटे MB गुणा 1000 बटे विलयन का आयतन लीटर, मिलीलीटर वाला मिलीलीटर लिखेंगे क्योंकि 1000 ऊपर पहुंचा चुके, ठीक है। थोड़ा मैं आगे बढ़ता जाऊंगा बेटा, ध्यान रखिएगा इधर, बराबर, ठीक है। विलय का भार ऑलरेडी है 11 ग्राम, 11 ओके, गुणा 1000 ऊपर चले गई आपका। अब यहां पर बात आती है, आयतन तो हो गया ये 500 बेटा, लेकिन मोलर द्रव्यमान, अब मोलर द्रव्यमान किसका, विलय का जो घुला हुआ है वो कौन है, क्रिस्टलीय ऑक्जेलिकम, और क्रिस्टलीय ऑक्जेलिकम का सूत्र क्या था बेटा, ऊपर लिखा मैंने, एक बार दोबारा और बताने के लिए, COOH सिंगल बॉन्ड COOH डॉट 2H2O, निकालो बेटा, निकालिए, 12 दूनी 24, कार्बन का 12, 12 दूनी 24, हाइड्रोजन का 1 24 और 1 25 और 1 26, ठीक है। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, अब देखिए 12 दूनी 24, 2 हाइड्रोजन का ये 2 हो गया, 16 चौक 64 हो गया, और 1 H2O का 18, 18 दूनी 36, जोड़ो बेटा 18 दूनी 36, समझ में आ गया, 2 कार्बन का 2 हाइड्रोजन का 4 ऑक्सीजन, 16 चौक 64 और 18 दूनी 36, ठीक है। जोड़िए 4 और 2 6 और 4 10 और 6 16 की 6 असल की 1, वैसे मैं ये बता रहा हूं, मुझे जरूरत नहीं है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इन कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम देना है बेटा, हम लोग कोई 4th क्लास 3rd क्लास में थोड़ा ना है, 1 चलो कोई बात नहीं, 6 4 10, 10 और 6 16 की 6 असल की 1, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 126 आ जाएगा। कितना आ गया बेटा 126, यानी मोलर द्रव्यमान कितना होता है मैंने यहां नोट कर दिया, जब आप दिया गया वगैरह लिखोगे तो इसी तरह से पूरा नोट करोगे, 126 ग्राम प्रति मोल, क्योंकि मोलर द्रव्यमान है, एक मोल का द्रव्यमान है, ग्राम प्रति मोल एक मोल का द्रव्यमान, नोट, ठीक है। तो मैंने ये नोट कर दिया 126, ठीक है। सॉल्व करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा मोलरता, और पीछे मात्रक क्या लगा देंगे, जो भी सॉल्व करने के बाद में एम लिख देंगे अपन, ठीक है। तो ये इस तरह से बेटा हम लोग जो अपना मोलरता निकाल सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात मैं आपसे इसमें क्या पूछ रहा हूं, ये ध्यान से सुनिए, यही महत्वपूर्ण है सुनने के लिए अब, क्योंकि मोलरता तो पहले भी निकाली थी हम लोगों ने। अब मैं एक शब्द जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको सुनिएगा। मैंने क्या किया बेटा, इसमें पानी मिलाता गया, पानी मिलाने को कहते हैं हम तनु करता गया, पतला करता गया, राइट, तनु करता गया, तो आयतन बढ़ेगा कि नहीं। विलय तो उतना ही है 11 ग्राम, लेकिन मैं उसमें पानी मिलाता गया, इसको मैं कहूंगा तनु कर रहा हूं मैं, ठीक है। और तनु करते करते यानी पानी मिलाते मिलाते अब मैंने आयतन कितना कर दिया बेटा, 750 ml आयतन कर दिया। इज दैट क्लियर,
क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन सुनिएगा। यदि इसी विलयन को जो हमने आपको दिया था, यानी ये वाला विलयन जिसकी हमने द्रव्यमान प्रतिशतता निकाली है, मोलरता निकाली है, उसको तनु करने पर, क्वेश्चन नंबर 3, तनु करने पर कितना तनु किया गया, 750 ml तनु करने पर, इसका मतलब व्यावहारिक अर्थ समझिए, पानी मिलाने पर, बने हुए इस विलयन में पानी मिलाने पर, तनु करने पर मोलरता निकालिए। मोलरता बदल जाएगी कि नहीं, तनु करने पर मोलरता बदलती है कि नहीं, यस, ठीक है ना। पानी मिलाएंगे तो, अब देखिएगा बहुत आसान शब्दों में मैं आपको बताइए, देखिए गौर करिएगा इस सवाल को, इस सूत्र को देखिए। मोलरता ये रखी है, विलयन का आयतन ये रखा है। पहली सिचुएशन क्या थी जब मोलरता निकाली कि सर 11 यहां लिखना है, वो तो अब भी लिखना है। इज दैट क्लियर, क्योंकि विलय तो उतना ही है, पानी तो मिलाया आपने, विलय थोड़े ना बढ़ाया ऑक्सिलरी कम। 11 ये भी वही है, सूत्र वही लगेगा, 126 1000 आयतन बढ़ा दिया। देखिए आयतन बढ़ेगा तो 500 से 750 कर दिया, आयतन बढ़ेगा तो मोलरता में क्या आएगी, कमी आएगी, आएगी कि नहीं, क्रॉस। अगर आप किसी बने बनाए विलयन का पानी मिलाएंगे, तनु करेंगे, आयतन बढ़ाएंगे तो मोलरता में कमी आएगी। ये तो कम, देखो तनु करने पर याद कर लो फटाफट, क्या करेंगे, विलयन को तनु करने पर मोलरता में कमी आती है, आएगी कि नहीं, मोलरता में कमी आती है। बहुत इंटरेस्टिंग बात इसके और जुड़ेगी, ध्यान से रखना। क्या प्रभाव पड़ेगा, विलयन को तनु किया जाए तो मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप क्या कहोगे, क्योंकि तनु करने पर आयतन बढ़ेगा, और आयतन अगर बढ़ेगा, सूत्र ये कहता है आयतन अगर बढ़ेगा तो मोलरता में कमी आएगी। इसका मतलब पहले मोलरता जितनी भी निकलेगी, ठीक है, जितनी भी ये मोलरता निकलेगी उससे अब मोलरता कैसी प्राप्त होगी बेटा, कम प्राप्त होगी। आप सॉल्व करिए इसको और मोलरता निकालिए, बता दूं मैं यहां से। चलिए अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग, डायरेक्टली इसको भी मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई बात नहीं है ऐसा। डायरेक्टली आप लोगों को एक फॉर्मूला बताता हूं, वो सुनिएगा। डायरेक्टली फॉर्मूला का मतलब हो गया मोलरता से संबंधित सूत्रों के लिए और फॉर्मूला। पहला हो गया विलयन को तनु करने पर, विलयन को तनु करने पर मोलरता, तनु करने पर मोलरता, ओके। तो इसका एक सिंपल सा सूत्र हम लोगों ने डायरेक्टली कर लिया, सब कैलकुलेशन कर पूरा मटेरियल को एडजस्ट करने के बाद में, कि तनुकरण से पहले, बिफोर द डाइल्यूशन, तनु करने से पहले, ऐसा कह दिया तनु करने से पहले बेटा, और ये लिख दिया तनु करने के बाद, ठीक है ना, बाद में, शॉर्ट कर दिया मैंने, बाद में, समझ में आ रही बात। तो तनु करने से पहले उसकी मोलरता यानी M1, क्या दो स्थितियां बन गई। स्थिति नंबर 1 क्या कहलाएगी, तनु करने से पहले जब आयतन कितना था 500, बोले तो नहीं खुला 11 ग्राम ही, ठीक है ना, और बाद की मोलरता को मैं कहता हूं M2। तनुकरण करने से पहले आयतन को मैं कह रहा हूं V1 और बाद की मोलरता को मैं कह रहा हूं V2। तो एक फॉर्मूला बना दिया हमने डायरेक्टली, तनुकरण से पहले का मतलब आप देखिए, M1 का मतलब होगा तनु करने से पहले विलयन की मोलरता, V1 हो गया तनुकरण करने से पहले विलयन का आयतन, तनुकरण करने बाद की मोलरता, तनुकरण करने के बाद का आयतन। अब देखिए ऑप्शन ये है, यदि आप इसे सॉल्व कर ले तो ये क्या स्थिति आ गई, 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल बेटा 500 ml आयतन में घुला हुआ है, यानी पहली वाली स्थिति। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो M1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा। आयतन कितना होगा 500 वाला, इज दैट क्लियर। बाद का आयतन कितना कर दिया उसने 750, हमको निकालनी है M। तनुकरण करने के बाद की मोलरता निकालनी है, ये 750, ठीक है, और V1 कितना बताया मैंने आपको 500 गुणा, और M1 कितना हो गया बेटा हमारा, तो M1 अगर मैं इसका हूं तो ये सॉल्व करने पर कितना आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन करने की दृष्टि से मैं आपको आगे बढ़ा देता हूं, राइट। और वो कैलकुलेशन क्या कर दिया मैंने, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 5 दूनी 10 हो गया, 11 दूनी 22, ठीक है ना। कैलकुलेटर ढूंढ रहा हूं मैं थोड़ा सा जल्दी करने के लिए, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। 500 1000 दो बार कट जाएगा, कर अपन सीधा कह सकते, तो 22/126 हो गया बेटा, कितना 22 डिवाइडेड बाई 126, ये आता 0.174, 0.175, क्योंकि 6 आगे लगा इसलिए 0.175 मोलरता निकलेगी, राइट। ये रख दिया मैंने 0.175, पहले की मोलरता, पहले का आयतन,
बाद की मोलरता जो निकालना चाह रहे हैं, जब आयतन हमने 750 कर दिया, कि मैंने क्या बताया, आयतन बढ़ाएंगे तो मोलरता में कमी आएगी, यानी बाद की मोलरता इस मोलरता से कम होगी। इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो M2 बराबर हो जाएगा बेटा, M2 बराबर 0.175 बटे 500 सॉरी गुणा 500 बटे 750। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात। थोड़ा से न्यूमेरिकल पोर्शन आ गया अब आपका, जिसे मैं कराता भी जा रही हूं। 0.175 इंटू 500 बेटा डिवाइडेड बाई 750, दैट इज द आंसर इज 117 क्या निकाल लिया हमने, बाद की मोलरता निकाल ली हमने। तो समझ में आई भाई, पहले की मोलरता कितनी थी 0.175, अब कितनी रह गई 0.117, ये ज्यादा है ये कम है, तो तनुकरण करने पर मोलरता क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। डायरेक्ट फॉर्मूला ये आएगा M1V1 बराबर M2V2। समझ में आ गया। अब इसी सूत्र का उपयोग करते हैं। सवाल में मैंने 3 चीजें पूछी थी आप लोगों से, द्रव्यमान प्रतिशतता W/W परसेंटेज, दूसरा मैंने मोलरता, और तीसरा मैंने कहा था कि उस विलयन को तनु कर दिया जाए, तनु करके आयतन कितना कर दिया जाए बेटा 750 ml कर दिया जाए, तो अब मोलरता कितनी होगी ये निकाल देंगे। हालांकि आप चाहते तो ऐसे भी निकाल सकते थे, देखिए इस सूत्र का उपयोग ना करते हुए डायरेक्टली सूत्र ये इस्तेमाल कर सकते थे आप। ठीक है, चलिए मैं इस सूत्र से भी बताता हूं क्या इतना आंसर आता है कि नहीं। हमारे पास बाद की मोलरता का भी यही फॉर्मूला होगा, मतलब बराबर WB मिले तो वही गुना 11 ऊपर 1000, ध्यान से सुनिएगा, बटे MB वही है बेटा 126 गुणा 750। अब आयतन 750 हो गया। अगर ये सही है तो इसका मतलब ये निकला हमारा कि हमारा डायरेक्ट ये फॉर्मूला जो हम लोग लगाते हैं ना बेटा, ये हमारा डायरेक्ट काम कर लेंगे हम लोग। ओके, कोई प्रॉब्लम। तो मैं सीधा 11 3 बार 0 लगा दी, गुणा कर दिया, भाग लगाया मैंने 126 का बेटा, 126 का, फिर जो आएगा उसमें भाग लगाया मैंने 750 का, लीजिए वही आ गया 0.116, 116 के बाद में हटाने की पर ये आ जाएगा आंसर आपका मोलरता। तो समझे कि नहीं बेटा। अगर आप इस मोलरता के फॉर्मूले से भी लगाएंगे अपन तो भी वही काम करेगा। आगे चलकर क्या किसी सूत्र को हम लोग कह सकते हैं अपन कि और ज्यादा रिफाइन करते करते शॉर्ट सूत्र में बदल देते हैं, शॉर्ट में वो उस तरह के सूत्र तैयार हो गए। हटा दें सवाल को बेटा, कोई प्रॉब्लम। इस सूत्र से भी आयतन 750 11 ये 126 वो सब लगाने के बाद में भी वही आंसर आएगा जो हमने M1V1 बराबर M2V2 से लिया था। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम जो बात करने जा रहे हैं, तो हमने मोलरता के संदर्भ में आपको एक तो ये बात बताई, क्या क्या समझ में आया बेटा। तनु करने पर, बोलिए, तनुकरण करने पर मोलरता में क्या आती है बेटा, कमी आती है। तनुकरण करेंगे तो मोलरता में कमी आएगी। चलिए एक सवाल तनुकरण करने वाला मैं आपको और बोल देता हूं, उसको सुनिएगा। 0.5 M H2SO4 0.5 M H2SO4 की 30 ml को 0.5 M H2SO4 के 30 ml को तनु करके 500 ml कर दिया जाए, 500 ml कर दिया जाए तो मोलरता निकालिए। क्या निकालिए बेटा, मोलरता निकालिए। सवाल को समझ रहे हैं पहले आप लोग, डायरेक्ट करने मत बैठे करें, पहले उसको समझा करो। H2SO4 एक पात्र में, ये एक पात्र है बेटा जिसके अंदर हमने H2SO4 और जल का एक विलयन बनाया है। इसका पूरा आयतन है बेटा 30 ml, राइट, 30 ml। तो 30 ml इस आयतन की मोलरता हुआ करती थी 0.5 मोलरता का विलयन है, यानी हमको मोलरता दी गई है, आयतन दिया गया। बाद में इसमें पानी मिलाते गए और आयतन कितना कर दिया हमने, अब 500 ml कर दिया। तो अब मोलरता कितनी होगी ये निकालना है। इसका मतलब पहले की मोलरता यानी M1, पहले का आयतन यानी V1, बाद का आयतन यानी V2, ओके, बाद का आयतन यानी V2, और बाद की मोलरता, तनुकरण करने के बाद की मोलरता निकालनी है। समझ में आया। H2SO4 का एक विलयन है जिसका आयतन है 30 ml, इसकी मोलरता इतनी सवाल में वो दे रहा है। बाद में पानी मिलाते गए, तनु करते गए, और आयतन कितना कर दिया हमने 500 ml, तो बाद की मोलरता निकाली। ओके, ये तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे आप लोग, ठीक है। कैसे निकाल सकते थे मैं आपको इस तरह से समझाऊं। देखिए मोलरता का फॉर्मूला ये होता है हमारा, लिसन केयरफुली,
m बराबर, ये फॉर्मूला होता है ना, मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में, या मिलीलीटर करना है अपन को, तो क्या करेंगे अपन बेटा, मिलीलीटर करेंगे तो 1000 ऊपर गुणा करेंगे। अब देखिए मोलरता मुझे दे रहा है पहले वाली, ठीक है, आयतन दे रहा है पहले वाला, इन दोनों से मैं मोलों की संख्या निकाल लूंगा 1000 लगाने के बाद। मोलों की संख्या मतलब, अब क्या बताइए बेटा, विलियन को जब तनु किया गया है तो तनु ही तो किया गया, पानी तो मिलाया उसमें, इसका मतलब विलय जितना घुला हुआ था, विलय के जितने मूल घुले हुए थे उतने तो अब भी है, तो आप पहले मूलों की संख्या निकाल लो और फिर उसी मूलों की संख्या को दूसरा इसी फॉर्मूले में रखकर 700 500 यहां रखकर मोलरता दूसरी वाली निकाल सकते। यह मैंने अभी आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बनाया था, क्या बताया था, तनुकरण से पहले यानी m1v1 बराबर m2v2, ये पहले की बिफोर द डाइल्यूशन, आफ्टर द डाइल्यूशन, ये डायरेक्ट फॉर्मूले वही काम करेंगे, आप उससे भी निकाल कर देखिएगा बेटा, ठीक है ना। एक ही निकालने के तमाम तरीके हो सकते हैं, मैं अभी आपको बोर्ड के मुताबिक बता रहा हूं जिसमें लिखना होता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम होता तो मैं और भी आसान करता बेटा, चुटकियों में करता, ठीक है। अब कहोगे सर कर दो फिर तो, अभी हमारे पास जिस चीज की आवश्यकता है कि हम लोग बेस को समझें, चुटकियों वाला काम ये अपन कॉम्पिटिशन एग्जाम का सेक्शन डालेंगे, जैसे हमने सॉलिड स्टेट पढ़ा दिया, कॉम्पिटिशन एग्जाम वाला मटेरियल, ठीक है, थोड़ा पैसा आपको और खर्च करना पड़ेगा चलिए खैर, सॉल्यूशन फिर कॉम्पिटिशन, सॉल्यूशन प्लस कॉम्पिटिशन ऐसा डालेंगे अपन, ठीक है ना, करेंगे बात अपन। अभी अपन बोर्ड के मुताबिक सिलेबस को देख रहे हैं। मोलरता 0.5 बेटा, ओके, पूर्व का आयतन 30, मोलरता कैलकुलेट करनी है, आयतन 500, m2 बराबर, ठीक है, ये m2 निकालेंगे, बाद की मोलरता 0.5 गुणा 30 बटे 500, ओके, ऐसे ही होगा, राइट, ये बटे में चली जाएगी। सॉल्व कर लो बेटा, सॉल्व कर लिया हमने, डेसिमल हटाया, एक जीरो नीचे आ गई, तो एक जीरो से एक जीरो काट दो भैया, 5 से ये कितनी बार कटेगा, 100 बार, ठीक है ना, तो 3/100, 3/100 का मतलब हो जाएगा 0.03 मोलरता का विलयन तैयार हो जाएगा, 0.03 मोलरता। देखिए पहले की मोलरता बोलो 0.5, बाद की मोलरता बोलो 0.03, यानी पहले मोलरता ज्यादा थी, बाद में मोलरता जब आयतन बढ़ा दिया, मतलब ज्यादा तनु कर दिया, 30 ml से 500 ml कर दिया गया, तो मोलरता में क्या आ जाती है बेटा, कमी आ जाती है। उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे सब तरीके के सवाल, मैं डिफरेंट टेस्ट से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए इसके अलावा मैं आपको और क्या बताने जा रहा हूं, इसके अलावा मैं ये बता रहा हूं, मान के चलिए मेरे पास ये एक विलयन है H2SO4 का, ये ऐसा कह दीजिए, ठीक है ना, H2SO4 का ये विलयन है और इसका आयतन मुझे मालूम है, दूसरा भी H2SO4 का विलयन है, पदार्थ सेम है बेटा, पदार्थ H2SO4 का ही विलयन है, ये भी H2SO4 का ही विलयन है। अब इसकी मोलरता या आयतन, इसकी मोलरता आयतन डिफरेंट है, समझो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं आपको, दोनों की मोलरता या दोनों का आयतन या मोलरता या आयतन जो भी हो सकता है अलग अलग है। अब मैंने इसको इसमें मिला दिया तो विलयन, जो पूरा विलयन तैयार होगा है तो वो H2SO4 का कोई केमिकल रिएक्शन तो ही नहीं है, विलयन तो H2SO4 का ही है। इसका आयतन को अगर मैं V1 कहूं, इसके आयतन को मैं V2 कहूं, इसकी मोलरता को M1 कहूं, इसकी मोलरता को मैं M2 कहूं, और दोनों को मिला दिया, तो मिलाए जाने के बाद का कुल आयतन कितना हो गया, तो आप कहोगे V1 प्लस V2, बोलोगे कि नहीं, टोटल आयतन कितना हो गया, राइट। अब मैं मिलाए जाने के बाद मोलरता निकालने जा रहा हूं, जिसको मैं M3 कहूंगा, तो सूत्र बनेगा यहां पर M1V1 बराबर बेटा M1V1 प्लस क्यों कर रहा हूं, दोनों को मिला रहे हैं, ये सूत्र तभी इस्तेमाल में लाना है जब दोनों पदार्थ एक जैसे हो, दो विलयन हो और उसमें घुला हुआ विलय एक ही हो, जिससे उनके बीच में सिर्फ मिलाने का काम हो, रासायनिक क्रिया ना हो, ओके, बराबर M3V3 का मतलब बाद की मोलरता जब दोनों विलयनों को मिला दिया गया, V3 बाद का आयतन जब दोनों विलयनों को मिला दिया गया, तो V3 दरअसल ये है V1 प्लस V2, तो M3 निकालने का फॉर्मूला तैयार कर लिया आपने, क्या बेटा, M1V1 प्लस M2V2 बटे V3, और V3 आपका बेटा ये होगा, V3 क्या हो जाएगा, V3 क्या होगा बेटा, V1 प्लस V2, यानी मैंने इसकी मोलरता आयतन दिया, इसकी मोलरता आयतन दी, और बाद में क्या दिया, दोनों विलयनों को मिलाने के बाद मिश्रण की मोलरता निकाली है जो M3 से निकाली जाएगी, ठीक है। इस तरह के सवाल तैयार होते हैं। चलिए यहां से फिर मैं आगे बढ़ाता हूं, आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे अपन इसमें, ओके।
तो इस तरह के तमाम सवाल आपके बोर्ड वाले सब कुछ मैं लपेट रहा हूं यहां पर, सारे सवालों की बात कर रहा हूं। अपनी कॉपी पर नोट जरूर करते जाइए, अपने आप को समझाते जाइए। बाद में जब कॉम्पिटिशन एग्जाम की क्लास आप लेंगे तो आपको ये फॉर्मूले में डायरेक्ट लिखकर वहां सवाल कराऊंगा, क्योंकि वहां तो बेटा ट्रिक्स बेसिस पर फटाफट आंसर निकालने की बात है। अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए तैयार होते हैं तो ओके, उसका वीडियो अलग बनेगा, उसका चार्ज भी अलग है बेटा। चलिए मैं आपको अब एक और बात बताने जा रहा हूं, ताप का प्रभाव। मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। अभी हमने क्या देखा था, तनुकरण करने का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए ताप का, एक बार दोबारा मैंने क्या किया, मोलरता का फॉर्मूला लिखा, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। ठीक है, यही तो होता है। अभी हमने क्या देखा था, पहली बात में विलयन को तनु करने पर मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तनु करने पर विलयन का आयतन बढ़ेगा, ऊपर का तीर का मतलब विलयन का आयतन, ये बढ़ेगा तो मोलरता में बेटा कमी आएगी। इज दैट क्लियर, मोलरता में कमी आएगी। सेकंड पॉइंट, अब मैं कहने जा रहा हूं ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। ताप का प्रभाव यानी कोई बना बनाया विलयन है, उसको हम लोग हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो क्या इफेक्ट होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए ताप बढ़ाएंगे तो सबसे पहले ये समझ लो पदार्थ में प्रसार होता है, उसके कण दूर दूर हटते हैं। पदार्थ में क्या होता है बेटा, प्रसार, और प्रसार अगर होगा, एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंड होगा, कण दूर दूर हटेंगे तो आयतन क्या होगा बेटा, तो ताप बढ़ाने पर पदार्थ में प्रसार होगा, राइट। उसके जब पदार्थ में प्रसार होगा, कण दूर दूर हटेंगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, और आयतन बढ़ता है तो मोलरता में कमी आती है। समझे कि नहीं बात। तो अगर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपका जवाब क्या आएगा, ताप बढ़ाने पर पदार्थ में प्रसार होता है जिससे विलयन का आयतन बढ़ेगा, और आयतन अगर बढ़ेगा तो मोलरता में कमी आएगी। बात बैठ रही दिमाग में। ये पूरी कहानी मैंने आपको मोलरता से रिलेटेड आप लोगों को मैंने कहानी बताई, ठीक है। मोलरता वाली बात को थोड़ा सा आगे बढ़ना है। सांद्रता की कितनी इकाइयां मैं आप लोगों को बता चुका हूं पिछले मॉड्यूल और आज के मॉड्यूल में मिलाकर। तीनों प्रकार की परसेंटेज मैंने बता दी, W अपॉन W परसेंटेज, W अपॉन V परसेंटेज, V अपॉन V परसेंटेज। इज दैट क्लियर। इसके बाद सांद्रता की अगली इकाई में सांद्रता ग्राम प्रति लीटर। अगली इकाई में मैंने आपको एक और क्या बता दिया, आपको बताइए, मोलरता। मोलरता का सांद्रता ग्राम प्रति लीटर से रिलेशन में आपको बता चुका हूं। मोलरता पर ताप का प्रभाव, मोलरता पर तनुकरण करने का प्रभाव, और कई प्रकार के विलयनों के नाम जैसे डेसीमोलर विलयन, मिलीमोलर विलयन, सेंटीमोलर विलयन, अर्धमोलर विलयन, सेमीमोलर विलयन, पेंटा। देखिए पेंटी 1/5 को कहेंगे, पेंटा 5 गुना 5m, डेका, डेसी बोलेंगे 10वां भाग 1/10, और डेका बोलेंगे 10 गुना 10m, ठीक है, इस तरह से बोलेंगे अपन। तो ये मोलरता से रिलेटेड मैंने आपको काफी इंफॉर्मेशन से आपको इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है। उम्मीद है आपकी बुक के सवाल काफी आगे होंगे, और नहीं आए तो उनको भी करने का प्रयास करिएगा। चलिए मैं अब आपको सांद्रता की अगली इकाई से परिचित कराने जा रहा हूं। और बेटा सांद्रता की जो अगली इकाई है, लिसन केयरफुली, उससे पहले मैं आप लोगों को मोल अंश और ले लेता हूं बेटा। मैं यहां पर क्या, मोल अंश। देखिए नॉर्मलता को मैं पूरे एक सेक्शन में बताऊंगा। क्यों बताऊंगा कि नॉर्मलता में एक शब्द आएगा तुल्यांकी भार, तुल्यांकों की संख्या, तो वो अपन एक पूरा एपिसोड उसका करेंगे। मोल अंश, मोल अंश के कई नाम भी हैं। मोल प्रभाज भी कहते हैं बेटा, मोल भिन्न भी कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। मोल भिन्न बहुत आसान है, आसान समझ में आएगा। आपने 11th क्लास के पहले चैप्टर में भी पढ़ा होगा। अंश यानी भिन्न यानी फ्रैक्शन। कोई फ्रैक्शन अगर मोलों में बताया जाए, जो फ्रैक्शन यानी अंश भार में बताया जाता है तो उसे भार अंश कहने लगते हैं अपन, भार अंश, ठीक है। चलिए उसी तरह से अपन को ये करना है, मूल अंश। अब देखिए मैं आपको जो बता रहा हूं वो ये है बेटा कि एक विलयन बनाने के लिए हमने क्या किया, लिसन केयरफुली, विलायक ए और विलेय बी, विलायक ए विलेय बी, ओके ठीक, विलायक ए विलायक बी, राइट। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये ध्यान से सुनिएगा, हम ये करेंगे, इसके अंदर मैंने विलेय की मात्रा यानी ये,
तो मुझे आप कहोगे सर वो तो WB हो गया, लिसन, राइट। विलेय कौन है, उससे इसका मोलर द्रव्यमान निकल आएगा, यानी MB हो गया। जैसे NaOH है तो 40, H2SO4 है तो 98, ग्लूकोज है तो 180, यूरिया है तो 60। उनके सूत्र आपके पास में मौजूद, मालूम भी होना चाहिए आपको। ये यानी विलेय का नाम, विलेय के सूत्र से मोलर द्रव्यमान निकलेगा, विलेय की तुल्य मात्रा WB हो गया। इन दोनों से मैं आपको निकाल सकता हूं क्या, मोलों की संख्या निकाल सकता कि नहीं, क्योंकि मोलों की संख्या बराबर होगा WB बटे MB। विलेय के मोलों की संख्या बराबर होगा विलेय का भार बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, मैं आपको ऐसा समझाऊं। मैंने क्या किया बेटा, 8 ग्राम NaOH लिया, तो 8 ग्राम NaOH के मोल बना लूंगा, 8 बटे, बोलो आपको बोलना है, मैं रुकाऊं तब तक, यस 40, सूत्र से निकालेंगे, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 41, 8 बटे 40, ये मोलों की संख्या निकल आएगी, 8 पंजे 40 यानी 1 बटे 5। तो 8 ग्राम NaOH को अगर मैंने 90 ग्राम जल में घोल दिया, कितने ग्राम में बेटा, 90 ग्राम जल में, विलायक कौन है यहां पर, जल, 90 ग्राम जल में घोल दिया, तो 90 ग्राम जल से मोल बन जाएंगे। अब देखिए विलेय का भार WA कितना है, 90 ग्राम, राइट। विलेय नहीं, विलायक का भार कितना, 90 ग्राम। विलायक का मोलर द्रव्यमान जो विलायक के सूत्र से निकालेंगे, जल का सूत्र क्या होता है बेटा, H2 कितना आएगा, 18, मात्रक पूरा लिखा जाए तो ग्राम प्रति मोल। तो ये तो आपका WB हो गया था बराबर, और ये हो गया MB। NaOH के सूत्र से निकालेंगे 40 ग्राम प्रति मोल निकलेगा, इससे मोलों की संख्या निकाल ली जाएगी जो 1 बटे 5 मोल आई। इसी तरह से अपन यहाँ के मोलों की संख्या निकाल लेंगे, मोलों की संख्या क्या आ जाएगी बेटा, Na बराबर हो जाएगा WA बटे ME, मतलब 90 बटे 18, 90 बटे 18 मतलब 18 पंजे 90, 5 मोल। इसका मतलब इस विलयन में 1 बटे 5 मोल, इस विलयन में 1 बटे 5 मोल तो बेटा NaOH के हैं और 5 मोल जल के हैं। कुल मोल कितने, कुल मोल बताओ भाई, 5 मोल, 90 ग्राम 18 पंजे 90 ग्राम जल का मतलब 5 मोल, और 8 ग्राम NaOH का मतलब हो गया 1 बटे 5 मोल। कुल मोल कितने हैं, तो 5 प्लस 1 बटे 5 होंगे कि नहीं। चलिए कुल मोलों की संख्या, इसी मोल अंश की बात अपन करने जा रहे हैं। तो ये सुनिएगा, 2 घटक हैं A और B, विलायक विलेय, ठीक है, इसके मोलों की संख्या Na, इसके मोलों की संख्या Nb, कुल मोलों की संख्या हो जाएगी Na प्लस Nb हो जाएगी कुल मोलों की संख्या। Na कैसे निकलता है, WA बटे Ma, Nb कैसे निकलेगा बेटा, WB बटे Mb। इज दैट क्लियर। तो मोल अंश को संकेतों में कहते हैं XA XB, घटक A का मूल अंश, घटक B का मूल अंश, ठीक है। तो किसी भी घटक का मूल अंश, अब आप सुनिएगा, यहीं से मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, किसी भी का विलयन में किसी भी घटक का मूल अंश उसके मूलों की संख्या तथा उसके, मतलब जिस घटक का निकालने जा रहे हैं, किसी भी घटक का मूल अंश उसके मतलब ए के मूलों की संख्या तथा कुल मूलों की संख्या का अनुपात होता है, ये क्या है, अगर गोला लगा दिया गया, ए के मूलों की संख्या बटे कुल मूलों की संख्या, अब बटे का मतलब हो गया अनुपात, इसी को कहते हैं उस घटक का मूल अंश। आप बताइए XB का सूत्र बताओ बेटा। तो जिस घटक का मूल अंश आप देख रहे हैं उसके मूलों की संख्या बटे कुल मूलों की संख्या, बात आ रही दिमाग में, मतलब क्या निकला, परिभाषा को एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। किसी भी घटक कह दो, अभी अब कह दो, किसी भी घटक का मूल अंश उसके मूलों की संख्या और विलयन में कुल मूलों की संख्या का अनुपात होता है, उसके मूलों की संख्या। मान के चलो मैंने कहा X ग्लूकोज, अब मैंने लिख दिया ग्लूकोज बेटा, ओके, आपको सूत्र तो मालूम है C6H12O6, या ग्लूकोज को अगर आप B मान रहे हैं तो XB लिख देंगे। तो ग्लूकोज का मूल अंश बराबर ग्लूकोज के मूलों की संख्या N आधार पर ग्लूकोज बटे कुल मूलों की संख्या N जल प्लस N ग्लूकोज, आप ऐसा लिख सकते। मैंने थोड़ा संकेत बना दिया और संकेतों का ही पालन करें। ग्लूकोज को अगर मैं B कह रहा हूं तो मैंने लिख दिया XB, ग्लूकोज का मूल अंश B, ठीक है, B, और जल को अगर मैंने A कहा तो ये बन गया कि नहीं सूत्र बेटा। तो आपको अगर सवाल ये दिया जाता है, जैसे मुझे यही सवाल है, सवाल क्या है, 8 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में घोला गया है तो मूल अंश निकालिए, ठीक है। तो मैंने क्या कह दिया, मैंने कह दिया जल को मैंने A माना, जल यानी A,
और NaOH को मैंने बी मान लिया, NaOH को क्या मान लिया मैंने, बी। ठीक है, अब मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, मुझे पदार्थ की मात्रा दी गई थी, तो मैं क्या करूंगा, पदार्थ 8 ग्राम, MB होता 40, इससे मोलों की संख्या निकाल लूंगा। 90 ग्राम जल दिया गया है तो उससे मोलों की संख्या निकाल लूंगा और फिर इस फॉर्मूले में मैं रखूंगा। अब देखिए फॉर्मूले में रखा मैंने, Na कितना है, मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या 5 आई थी बेटा, 5/5 प्लस 1/5, 1/5 मतलब 5 दूनी 10, 0.2 बराबर 5/5.2। लिसन केयरफुली, 5/5.2, 5/5.2 मोल निकल आए। अब देखिए नीचे का मान ऊपर के मान से ज्यादा है, तो मोल अंश में हमेशा नीचे ज्यादा होगा ऊपर कम होगा, क्योंकि नीचे कुल मोलों की संख्या होती है, तो नीचे ज्यादा ऊपर कम, तो इसका मान हमेशा 1 से कम आएगा। किसी भी घटक का मूल अंश सदैव 1 से कम होता है, होगा कि नहीं। इसी तरह से इसका निकाला मैंने, तो NB कितना है मेरे पास, 1/5 यानी 0.2 बेटा, ओके। और ये कितना है 5.2, 5 प्लस 0.2, तो 0.2/5, ऊपर कम नीचे ज्यादा, मतलब अगर मैं कह दूं डायरेक्ट तौर पर 2/52, ऐसे यहां कह दूं 50/52, कह सकता हूं कि नहीं मैं, 50/52, और ये कितना है 2/52, नीचे ज्यादा ऊपर कम, नीचे ज्यादा ऊपर कम, तो इसका क्या निकला, किसी भी घटक का मूल अंश सदैव 1 से कम होगा, 1 से कम होगा, और घटकों के कुल मूल अंश का योग सदैव 1 होगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं ना, देखिए जोड़िए, XA को XB से जोड़िए, अब देखिए जोड़िए, ये सूत्र आपके पास है, वो तो वैल्यू है उसको भी कर सकते हैं, सूत्र आपके पास में, तो LCM क्या आ जाएगा, ये प्लस ये लिखोगे, LCM आएगा Na प्लस NB, तो ऊपर भी क्या बचेगा, Na प्लस NB, और Na प्लस NB से Na प्लस NB क्रॉस होने के बाद क्या आ जाएगा बेटा, A। इस बात को आप यहां भी समझ सकते हो, ये कितना था हमारा 50/52, समझ में आ रही बात, प्लस ये कितना था हमारा 2/52, सॉल्व कर लो, 52 LCM आ गया बेटा, ठीक है, 52 एकम 52, 1 50 प्लस 52 एकम 2, तो 52/52 आ गया कि नहीं बेटा, 1। इसका क्या मतलब निकला, किसी भी घटक का क्या निकला, हाँ, किसी भी घटक का मूल अंश सदैव 1 से कम होगा, और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मूल अंश का योग सदैव 1 होगा। अच्छा, अगर हमें ये मालूम चल गया तो हम इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कैसे, जब ये सूत्र हो गया हमारा XA प्लस XB बराबर 1, तो अगर मैं XB निकालना चाहता हूं तो मैं अगर 1 माइनस XA से निकाल सकता हूं। अच्छा एक और बात, ठीक है, ये समझ में आया आपको, दिख रहा है, क्या समझ में आया बेटा आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर मूल अंश, किसी भी घटक का मूल अंश उसके मूलों की संख्या बटे कह दूं, या ये कह दूं कुल मूलों की संख्या का अनुपात होता है। अगर और भी घटक है तो प्लस XC प्लस XD डॉट 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 XI, आई वे घटक का मूल अंश अगर मुझे निकालना, आई वे घटक का, तो XI बराबर मैं क्या लिखूंगा बेटा, NI अपॉन NA प्लस NB प्लस डॉट 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 प्लस NI, जो भी घटक होगा। इज दैट क्लियर? सभी घटकों का मूल अंश का योग सदैव 1 होगा, और किसी भी एक घटक का मूल अंश सदैव 1 से कम होगा। दूसरी बात, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऊपर भी मूलों की संख्या, नीचे भी कुल मूलों की संख्या कट जाएगी, तो इसका कभी भी कोई मात्रक नहीं होगा, राइट। अब इसे W अपॉन W परसेंटेज में क्यों रखा गया था, या W बटे W मात्रकों में क्यों लिखा गया? क्योंकि आप इसके बारे में जब देखेंगे तो NB, NA, NB, तो NB बराबर होता है WB बटे MB, होगा कि नहीं? तो W वाले मात्रक इसमें आ रहे हैं, आयतन वाले मात्रक नहीं आ रहे। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो मॉड्यूल नंबर 4 में हमने मोलरता का कुछ बचा हुआ हिस्सा और मूल अंश के बारे में हमने पढ़ा है। अगले वीडियो के लिए तैयार होने के लिए आपके पास जब नोट्स पहुंच जाएंगे तो आप नॉर्मलता, हम सांद्रता की इकाई पढ़ेंगे, लेकिन उसमें एक बात आएगी, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बेटा। उससे पहले आपको तुल्यांकी भार को समझना जरूरी है। मैं भी बताऊंगा ये आप लोगों को, लेकिन कागज जैसी पहुंचेगा, नोट्स पहुंचेंगे आप लोग तो उसको देखिएगा। ठीक है बेटा, ओके, मिलते हैं अपन, थैंक यू।